तो आज हम लोग देखने वाले हैं सिंपल पेंडुलम एंड वेव मोशन। तो कंप्लीट टॉपिक हम इसका आज देखेंगे, इस वीडियो में कवर करेंगे। तो जो होता है वेव जो होता है डिस्ट्रीब्यूटर होता है पैटर्न का डिस्ट्रीब्यूशन होता है जो मूव करता है एक्चुअल फ्लो के विदाउट। मीडियम के पार्टिकल जो होता है उसमें एक्चुअली फ्लो नहीं करता है। जब वेव एक जगह दूसरी जगह जा रहा होता है तो उसमें एक्चुअली उसका मीडियम का पार्टिकल नहीं फ्लो करता है, बल्कि एनर्जी और मोमेंटम जो होता है वो ट्रांसफर होता है एक पॉइंट से अनदर पॉइंट पे। जैसे कि अगर हम वाटर का वेव देखें तो अगर हम कोई पत्थर मारते हैं वाटर में तो क्या होता है, वो ऐसे ऐसे बनने लगता है। लेकिन अब देखें तो रियलिटी में तो सिर्फ वाटर ऊपर होता है नीचे होता है, ऊपर होता है नीचे होता है। लेकिन क्या उसमें देखो उसका क्या, वाटर एक जगह का वाटर दूसरी जगह नहीं जाता है। अगर इसको प्रैक्टिकल देखना है तो यहाँ पर एक वाटर के कोई भी अगर आपके पास नदी होगा या फिर कोई भी छोटा मोटा तालाब होगा तो वहाँ पर एक कागज़ का टुकड़ा रख देना है, कागज़ का टुकड़ा रख देना और उसके बाद उसको जो होता है यहाँ उसके बगल में पत्थर मारना है। आप देखिएगा कागज़ का टुकड़ा वहाँ से दूर ज़्यादा दूर नहीं जाएगा, लेकिन वाटर का जो होता है वेव जो होता है उसको लास्ट कॉर्नर तक पहुँच जाएगा। तो वही कर रहे हैं जो डिस्ट्रीब्यूटर होता है पैटर्न का जो मूव करता है बिना एक्चुअल फ्लो के। एक्चुअल फ्लो इसमें नहीं होता है। मीडियम का पार्टिकल जैसा कि हम लोग को होल में देखते हैं, सिर्फ उसमें एनर्जी और मोमेंटम का जो होता है ट्रांसफ़र होता है। तो होता है पीरियोडिक मोशन। अगर बॉडी जो होता है रिपीट करता है अपना मोशन को सेम पाथ पे टाइम अगेन अगेन अगेन, तो हम उसको कहते हैं पीरियोडिक मोशन हो रहा है। जैसे अगर हम क्लॉक को देखें तो वो बार बार एक ही सर्कल पे रोटेट कर रहा होता है कर रहा होता है। तो एक ही जगह पाथ पे अगर बार बार कोई रोटेट करता है उसको पीरियोडिक मोशन कह सकते हैं। जैसे अर्थ ही देखते हैं अपने एक्सिस पे बार बार कंटिन्यू रोटेट करते रहता है हमेशा, तो वो भी एक पीरियोडिक मोशन का एग्जाम्पल आ जाएगा। तो वैसा जो भी मोशन जो कि अपना ही सेम पाथ पे रोटेट करे तो उसको पीरियोडिक मोशन कहते हैं। तो ये बता देंगे कि इसमें जो होता है उतना ज़्यादा आपको बेस्ड क्वेश्चन नहीं आते हैं, बस थ्योरिकल बेस्ड ही आता है, इसमें न्यूमेरिकल बेस्ड उतना ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आते हैं। इसके बाद है वेव मोशन, वाइब्रेटरी मोशन। वाइब्रेटरी मोशन क्या होता है, अगर कोई ऑब्जेक्ट जो है मूव कर रहा है आगे और पीछे और अपने फिक्स्ड पोजीशन पे, एक पोजीशन फिक्स है और वो उसी जगह पे मूव कर रहा होता है, तो हम वैसा मोशन को क्या कहते हैं, वाइब्रेटरी मोशन। और इसी को हम ऑक्सीलेटरी मोशन भी कहते हैं। दिस मोशन इज इट सिंपलेस्ट फॉर्म इज कॉल्ड सिंपल हार्मोनिक मोशन। ये सिंपलेस्ट फॉर्म में रहता है मोशन, इसीलिए उसको हम सिंपल हार्मोनिक मोशन भी इसी को कहते हैं। तो सिंपल पेंडुलम इज एग्जांपल ऑफ दिस टाइप ऑफ मोशन। तो क्या क्या बोला, एक तो पहले वाइब्रेटरी मोशन को हम लोग ऑक्सीलेटरी मोशन भी कहते हैं, साथ ही साथ हम सिंपल हार्मोनिक मोशन कहते हैं। और ये होता कैसे, एक जगह फिक्स पॉइंट होता है, कोई एक फिक्स पॉइंट होता है और वो अपने जगह पे टू एंड फ्रो आगे पीछे होते रहता है, और लेकिन उसमें कोई एक फिक्स पॉइंट रहता है। तो वैसा मोशन को कहते हैं वाइब्रेटरी मोशन। एग्जाम्पल हम देख सकते हैं, पेंडुलम क्लॉक को देखे हैं। पेंडुलम क्लॉक को देखे हैं कि उसका एक पॉइंट फिक्स रहता है और नीचे एक लटका हुआ रहता है जो कि हमेशा आगे पीछे होते रहता है, ऐसे होते रहता है। लेकिन उसमें जो होता है एक पॉइंट फिक्स रहता है। तो वैसा मोशन को हम कहेंगे टू एंड फ्रो मोशन। या अपने घर के अंदर अगर रड होगा, घर के ऊपर जैसे रड निकला हुआ रहता है, अगर रड होगा तो आप बहुत बार ऐसे किए होंगे, एक तरफ घिसते हैं तो वो आगे पीछे करने लगता है, लेकिन एक पॉइंट उसका फिक्स ही रहता है। तो उससे मोशन को भी हम कहते हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन और प्योर वाइब्रेटरी मोशन, जिसको ऑक्सीलेटरी मोशन भी कहते हैं। तो ये तीनों टर्म नाम याद रखना है, इसको तीन नाम से कहते हैं, वाइब्रेटरी मोशन, ऑक्सीलेटरी मोशन और सिंपल हार्मोनिक मोशन। अब इससे सिंपल हार्मोनिक मोशन से कुछ रिलेटेड कुछ पॉइंट दिया हुआ है, वन बाय वन सबको समझते हैं। सबसे पहला पॉइंट है डिस्प्लेसमेंट। Displacement of a body executing simple harmonic motion at any time is equal to the distance between the position of the body at the time and the mean position is represented by y। देखो क्या कहते हैं, कह रहा है डिस्टेंस जो होता है बॉडी का जो सिंपल हार्मोनिक मोशन करता है। सिंपल हार्मोनिक मोशन कैसे होता है, तो ऐसे होता है, एक सिंपल पेंडुलम रहता है, सिंपल पेंडुलम रहता है जो कि इधर ये वह इधर जाता है और वह इधर जाता है। तो कह रहा है कि सिंपल हार्मोनिक मोशन देता है कोई इक्वल टाइम में जो डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट होता है, जैसे कि एक पॉइंट यहाँ आया और यहाँ से यहाँ गया, तो सेम टाइम इंटरवल में गया, इक्वल टाइम इंटरवल, जितना इधर आने में लगा उतना इधर आने में लगा। बिटवीन द पोजीशन ऑफ बॉडी का पोजीशन, एक पोजीशन यहाँ है दूसरा पोजीशन यहाँ है, एट द टाइम इज द एंड मीन पोजीशन, इसका जो मीन पोजीशन होगा
उसी को कहते हैं डिस्प्लेसमेंट। मतलब क्या ये हुआ कि जब कोई भी ऑब्जेक्ट, हम एक नया स्लाइड लेके इसको समझाते हैं सही से। कोई एक सिंपल पेंडुलम है ऐसे, ठीक, और ये इधर है, ये इधर, ठीक। तो इस दोनों का जो मीन होगा, मीन डिस्टेंस जो होगा, मीन डिस्टेंस जो होगा, इसी को हम डिस्प्लेसमेंट कहते हैं, इसी को हम डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। तो डिस्प्लेसमेंट कोई भी सिंपल हार्मोनिक मोशन जो होता है इक्वल टाइम में, तो उसको जो दोनों पोजीशन का जो होता है मीन डिस्टेंस होता है, उसी को हम लोग कहते हैं डिस्प्लेसमेंट। एम्पलीट्यूड क्या होता है? मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट कितना होता है एक बॉडी के द्वारा किसी भी एक साइड में, उसी को हम कहते हैं एम्पलीट्यूड, और इसको रिप्रेजेंट किया जाता है ये से। तो ये जो डिस्टेंस है, ये जो होता है मीन पोजीशन का, क्योंकि ये एक जब से शुरुआती इंस्टेंट में जब हम लोग पेंडुलम को सिंपली लटका के छोड़ देते हैं, तो वैसा कंडीशन में यहीं पे पेंडुलम रहता है, ये परपेंडिकुलर पे। तो इस जगह को हम लोग कहते हैं मीन पोजीशन। और कहता है कि इससे जितना भी ज़्यादा दूर इधर हम लोग मारेंगे, तो कोई भी होगा एक मैक्सिमम हाइट होगा, वहाँ तक जाएगा, वापस रिटर्न बैक आ जाएगा इधर। तो एक मैक्सिमम किसी एक साइड में जो जितना मैक्सिमम हाइट रहता है, इसी को उसको एम्पलीट्यूड कहते हैं। तो डिस्टेंस बिटवीन जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट जो होता है एक सिंपल हार्मोनिक मोशन में किसी एक साइड में होता है मीन पोजीशन के, उसी को हम एम्पलीट्यूड कहते हैं, उसको ए से रिप्रेजेंट करते हैं। उसके बाद हमारा टाइम पीरियड। एक पार्टी कोई भी एक सिंपल हार्मोनिक मोशन हो रहा है, एक कंप्लीट ऑसिलेशन में, मतलब एक कंप्लीट आगे से पीछे जाने में जो उसको टाइम लगता है, उसी को हम टाइम पीरियड कहते हैं। और इसको कैपिटल सी से यूनिट किया जाता है, इसका यूनिट सेकंड होता है। तो जैसे मान लेते हैं यहाँ से यहाँ तक आने में उसको, कोई भी ऑब्जेक्ट को यहाँ से यहाँ तक आने में उसके बाद रिटर्न बैक करते, मतलब उसमें क्या होगा कि जैसे इस जगह से हम मेजर करना स्टार्ट करेंगे ना, इस पॉइंट से मेजर करना स्टार्ट करेंगे, मान लेते हैं हम इस पॉइंट से मेजर करना स्टार्ट कर रहे हैं, तो यहाँ से यहाँ जाके वापस यहाँ आने में, यहाँ से यहाँ जाके वापस यहाँ आने में जितना टाइम लगा, उसको हम कहेंगे वन टाइम पीरियड। या फिर यहाँ से अगर मेजर करते हैं, यहाँ से यहाँ जाएगा, वापस यहाँ आएगा, वापस यहाँ आएगा, तो इतना बार में जितना टाइम लगेगा उसको हम कहेंगे वन टाइम पीरियड। तो कहता है टाइम टेकन, कहते हैं कोई पार्टिकल का जो है टाइम टेकन लेता है कंप्लीट करने में वन ऑसिलेशन को, उसी को हम टाइम पीरियड कहते हैं। और इसको कैपिटल टी से डिनोट किया जाता है, और उसका यूनिट जो होता है वो सेकंड होता है। इसका यूनिट सेकंड होता है। फ्रीक्वेंसी की बात करते हैं। फ्रीक्वेंसी क्या कहते हैं? एक ऑसिलेशन जो होता है एक यूनिट टाइम में, 1 सेकंड में कोई भी एक सिंपल हार्मोनिक मोशन होता है 1 सेकंड में कितना बार होता है, उसी को हम फ्रीक्वेंसी कहते हैं। इसको जो होता है एन से डिनोट किया जाता है, और इसको हर्ट्ज या पर सेकंड में मेजर करते हैं। देखते हैं, जैसे मान लेते हैं ये जो एक सिंपल पेंडुलम यहाँ है, ये जो सिंपल पेंडुलम है, मान लेते हैं यहाँ से रिलीज किए, तो ये एक बार इधर गया, फिर इधर आया, फिर इधर गया, फिर इधर आया, फिर इधर गया, मतलब 5 टाइम ऐसे करके आगे पीछे हुआ, 5 टाइम आगे पीछे हुआ 1 सेकंड में, 1 सेकंड में। तो हम क्या कहेंगे, फ्रीक्वेंसी इसका क्या है, 5 पर सेकंड, 5 पर सेकंड। तो 1 सेकंड में जितना बार आगे पीछे होगा उतना उसका हो जाएगा फ्रीक्वेंसी, हो जाएगा उतना फ्रीक्वेंसी हो जाएगा। और इसी को हम लोग जो होता है N1 से रिप्रेजेंट करते, उसका हर्ट्ज, इसका हर्ट्ज पर सेकंड इसका यूनिट हो जाता है। अब उसी में एक टर्म है फेज। फेज जो होता है कोई भी पार्टिकल जो कि सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रहा होता है, उसका प्रॉपर्टी है जो कि हम लोग को बताता है पोजीशन और एनर्जी किसी पार्टिकल पे कितना है, किसी टाइम में किसी पार्टिकल में कितना एनर्जी है, इस बात को ये फेज हमें बताता है। तो फेज से तो क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, क्योंकि ये आपके सिलेबस में ही नहीं है, बस बुक में दे दिया था इसलिए हम देख लिए। उसके बाद है सिंपल पेंडुलम। सिंपल पेंडुलम क्या है? सिंपल पेंडुलम जो है एक हैवी पॉइंट मास रहता है, जो कि उसके सस्पेंडेड रहता है रिजिड सपोर्ट के द्वारा, एक कोई हैवी सपोर्ट के द्वारा उस एक पॉइंट मास कोई अटैच रहता है, उसी को हम कहते हैं सिंपल पेंडुलम, जो कि जिसका जो होता है मीन जो होता है एक्सक्रीट करता है स्ट्रेट स्ट्रिंग के द्वारा, उसका जो होता है मास जो होता है एक धागा के द्वारा मास लटका हुआ था। जैसे हम क्या देखें यहाँ पे एक ऐसे सिंपल मानते कोई एक रिजिड पॉइंट है, मतलब यहाँ पे से अटैच्ड है,
और उससे एक धागा लटका हुआ है जिसमें कोई एक मास लटका हुआ है, तो हम इसको सिंपल पेंडुलम कहेंगे। तो सिंपल पेंडुलम वही क्या है, एक हैवी पॉइंट जो कि मास है जो सस्पेंडेड होता है, लटका हुआ होता है, रिजिड सपोर्ट, तो इसको रिजिड सपोर्ट कहेंगे। रिजिड सपोर्ट को हमेशा डिनोट करने के ऊपर में से लाइन देते हैं, एक रिजिड सपोर्ट है, एक स्ट्रिंग के द्वारा, एक धागा के द्वारा जो कि लटका हुआ हमको दिख रहा है। टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम जो होता है उसका फॉर्मूला दिया हुआ है 2π√L/g। जैसे कि हम पहले ही बता दें, इसमें कि न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन आपसे नहीं पूछा जाता है, जनरली पूछा जाएगा तब से थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन। उसी में दिया है दूसरा टाइम पीरियड का फॉर्मूला दिया है, जो कि लेंथ होता है। सिंपल पेंडुलम जो होता है टाइम पीरियड में सबसे लंबा अगर पेंडुलम बताएं, सबसे लंबा पेंडुलम तो क्या, कितना, जितना अर्थ का रेडियस है उतना बड़ा पेंडुलम बना देंगे, उससे बड़ा तो अर्थ पे नहीं बना सकते हैं, तो उससे उतना बड़ा, तो उसका जो होता है टाइम पीरियड बराबर हो जाएगा 2π रेडियस ऑफ अर्थ बाय जी। अब आ जाता है वेव मोशन। वेव मोशन क्या है, एक ये जो होता है प्रोसेस है डिस्टरबेंस का, वन पॉइंट पे एक जगह से दूसरी जगह कोई भी चीज़ को पहुंचाने के लिए, कोई भी सोर्स को ट्रांसफ़र करने को, जो कि जिसमें मटेरियल ट्रांसफ़र नहीं होता है, जनरली सिर्फ उसका एनर्जी ट्रांसफ़र होता है। जब सबसे शुरुआत में आपको बताए थे, क्या कि जब पत्थर फेंकते थे तो रियल में एनर्जी ट्रांसफ़र नहीं, एनर्जी से ट्रांसफ़र होता था, उसका जो होता है रियल पार्टिकल नहीं ट्रांसफ़र होता था। तो वही वो बोल रहा है कि ये जो था एक डिस्टर्बेंस क्रिएट करता है, कोई भी चीज़ को प्रोपोगेट मतलब कि ट्रांसफ़र करने के लिए एक प्लेस से दूसरी जगह एक सोर्स को बिना ट्रांसफ़र ऑफ मटेरियल के। तो वेव का जो होता है दो टाइप होता है, एक होता है वर्टिकल डायरेक्शन में, एक हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। तो इसके अनुसार दो ट्रांसवर्स वेव और लॉन्गिट्यूडिनल वेव समझे। अगर कोई जो होता है वाइब्रेशन होता है पार्टिकल का एक मीडियम में परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन, प्रोपोगेशन के डायरेक्शन के परपेंडिकुलर हो रहा है, तो उसको हम ट्रांसवर्स वेव कहेंगे। जैसे हम नादी के केस में देखे थे, हम पत्थर मारे थे, क्या होता था, ऊपर नीचे जाता था, एनर्जी कैसे इधर ट्रांसफर हो रहा है, वेव कैसे बन रहा है, ऊपर बन रहा है, नीचे बन रहा है, ये कौन है, ट्रांसवर्स वेव है, और लॉन्गिट्यूडिनल वेव का बात करें, ये वाइब्रेशन जो होता है पार्टिकल का मीडियम के डायरेक्शन में होता है, तो प्रोपोगेशन ऑफ वेव जो कहेंगे लॉन्गिट्यूडिनल वेव कहेंगे। जैसे कि इसका हम एग्जाम्पल जैसे है साउंड वेव का है कि देखें, तो उसमें देखिए जब अति होगा, हम कुछ बोलते हैं तो क्या होता है, आगे पीछे ऐसे वाइब्रेट करता है, एयर ऐसे आगे पीछे वाइब्रेट करता है। और उसका अगर एग्जाम्पल हम लेना चाहें तो अब पत्ता ले लेते हैं, कोई एक पत्ता ले लेते हैं, उसके मुंह के सामने रख के वो कुछ बोलिए, तो देखिएगा आप आगे पीछे पत्ता आगे पीछे करेगा। तो यही है लॉन्गिट्यूडिनल वेव कि जब पर सेम डायरेक्शन में वाइब्रेट करे तो उसको लॉन्गिट्यूडिनल वेव कहते हैं। अब आता है मैकेनिकल वेव। मैकेनिकल जहाँ आ गया तो सिंपल से एक मैकेनिकल शब्द ही डिस्क्राइब करता है कि नहीं इसमें कोई भी मास होगा, फोर्स लग रहा होगा, एनर्जी होगा, इसी से मैकेनिकल का शब्द ही होता है मोशन में हो और उसमें मैकेनिकल में कुछ भी एनर्जी लग रहा हो, फोर्स लग रहा हो, उसी से हम बात करेंगे तभी मैकेनिकल वेव करते हैं। ये एक डिस्टर्बेंस प्रोड्यूस होता है मटेरियल मीडियम में, जिसके कारण क्या होता है, एडवांटेज होता है एक डिफिनिट स्पीड से कोई मीडियम जो होता है विदाउट चेंज किए हुए, एक में उसको मैकेनिकल वेव कहते हैं। जैसे अब समझिए इसको, अगर कोई डिस्ट्रीब्यूशन प्रोड्यूस हो रहा है, वेव क्या कर रहे हैं, डिस्ट्रीब्यूशन प्रोड्यूस कर रहे हैं, वेव का मतलब ही डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, तो मतलब मैकेनिकल वेव में भी डिस्ट्रीब्यूशन होगा। एक मटेरियल मीडियम का पार्टिकल में, कोई भी पार्टिकल है मटेरियल मीडियम जैसे कि लोहा है, उसमें अगर कोई डिस्टर्बेंस होगा और वो जो होता है वो डिफिनिट स्पीड से होगा, और कोई मीडियम में उसको बिना चेंज किया तो हम उसको जैसे कि अगर हम एक रड ले लेते हैं और यहाँ पर हम कोई किसी इंसान को बैठाते हैं और आप यहाँ से मारिए, जोर से मारिए, तो उसको यहाँ पर तो उसका साउंड और कान के रख के सुनिए तो उसको साउंड तो सुनाई देगा। तो इसमें क्या कोई चेंजेस आ गया, नहीं आया। वैसा क्या देखिए डिफिनिट स्पीड से इसमें साउंड भी ट्रेवल कर रहा था, इसमें डिफिनिट स्पीड से साउंड भी ट्रेवल कर रहा था और इसमें कोई भी चेंजेस भी नहीं आया, तो वैसा वेव को हम मैकेनिकल वेव कहेंगे। मैकेनिकल वेव हमेशा कोई मटेरियल मीडियम में होगा। अब साउंड वेव, ये वेव जो होता है ये भी एक टाइप है मैकेनिकल वेव का। जैसे हम बताएं अभी कुछ देर पहले रड पे देखें
तो एक मैकेनिकल वेव, क्योंकि ये सब कोई मटेरियल मीडियम नीड करता है, कोई मीडियम नीड करता है जिसमें इसे प्रोपेगेट कर सकते हैं। साउंड बस देखें, जैसे कि हम मान जानते हैं मून पे नहीं बोल सकते, क्योंकि नहीं, वहाँ नहीं साउंड कोई सुन सकता है, काहे कि वहाँ पर कोई भी वेव का ट्रांसफ़र करने वाला कोई मीडियम नहीं रहता है। तो मैकेनिकल वेव जो होता है हमेशा कोई एक मीडियम में होगा। इसी का फ्रीक्वेंसी वेव, साउंड वेव जो होता है क्लासिफाई 3 वेव में किया गया है, ऑडिबल, इंफ्रासाउंड, अल्ट्रासाउंड। तो क्या है, तीनों को समझते हैं। सबसे पहले ऑडिबल साउंड, ऑडिबल साउंड जिसको हम सुन सकते हैं, और इसका जो होता है फ्रीक्वेंसी 20 से 2000 हर्ट्ज से होता है। तो इससे क्वेश्चन मेनली पूछा जाता है, इसे पूछा जाता है कितना इसका फ्रीक्वेंसी के बीच में हम सुन सकते हैं, तो 20 से 20,000 तक ऑडिबल का फ्रीक्वेंसी होता है। अब इंफ्रासाउंड, इंफ्रासाउंड जो होता है अगर 20 हर्ट्ज से कम हो, 20 हर्ट्ज से कम होकर तो उसको हम कहते हैं इंफ्रासाउंड। वहीं अल्ट्रासाउंड हो जाता है अगर 20 हर्ट्ज से ज़्यादा हो तो उसको अल्ट्रासाउंड। अल्ट्रासाउंड का हम जनरली यूज करते हैं ऑपरेशन सब में, डॉक्टर के द्वारा यूज किया जाता है अल्ट्रासाउंड वेव का। अब साउंड से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट दिया हुआ है। अगर ह्यूमिडिटी इंक्रीज करेगा तो स्पीड ऑफ साउंड ऑल्सो इंक्रीज हो जाएगा। अब यहाँ पे कोई भी प्रेशर का स्पीड साउंड पे कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ता है। टेम्परेचर इंक्रीज करेगा 1 डिग्री सेल्सियस तो साउंड का जो इंक्रीज हुआ 0.6 मीटर पर सेकेंड तक इंक्रीज हो जाएगा। स्पीड ऑफ साउंड जो होता है इन्वर्सली प्रोपोर्शन स्क्वायर रूट ऑफ डेंसिटी ऑफ मीडियम के। तो ये बताएं, स्पीड ऑफ साउंड जो होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल 1/√d के। तो जितना डेंसिटी बढ़ेगा उतना ज़्यादा स्पीड ऑफ साउंड घटेगा। स्पीड ऑफ साउंड जो होता है √E/d होता है, जिसमें कि ई जो होता है इलास्टिसिटी ऑफ द मीडियम होता है, मीडियम का कितना इलास्टिसिटी है उस पर डिपेंड करता है। जब एक साउंड ट्रेवल करता है एक मीडियम से दूसरे मीडियम में, तो स्पीड ऑफ साउंड जो होता है और वेवलेंथ जो है चेंज करता है, लेकिन फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होता है। स्पीड ऑफ साउंड जो होता है मैक्सिमम होता है इन गैस में, और सबसे कम होता है लिक्विड, और मिनिमम सबसे सॉलिड में सबसे ज़्यादा कम होता है स्पीड ऑफ साउंड का। सर ये उल्टा लिख दिया है, ये उल्टा बुक में उल्टा दे दिया है। तो स्पीड ऑफ साउंड जो होता है मिनिमम होता है गैस में सबसे कम होता है, लिक्विड में उससे ज़्यादा होता है, और सॉलिड में सबसे कम होता है। तो ये पॉइंट गलत है, ये पॉइंट गलत है। यहाँ होगा मिनिमम होगा, मिनिमम होगा, और यहाँ पे मैक्सिमम हो जाएगा, यहाँ मैक्सिमम हो जाएगा। जैसे कि यहाँ आप देख भी सकते हैं, यहाँ दिया हुआ भी है साउंड का। अगर 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है तो स्पीड ऑफ साउंड जो इतना मीटर होगा, और लिक्विड में हो जाएगा जो स्पीड ऑफ साउंड इतना हो जाएगा। और आयरन में देखिए आयरन में सबसे ज़्यादा है और गैस में देखिए सबसे कम है। तो जैसे यहाँ पे जैसे दे दिया था, उल्टा दे दिया था, तो इसको सही से याद रखिएगा। अब इको क्या है, एक साउंड है और सीरीज ऑफ साउंड है, जिसके कारण कि हमें कोई भी रिफ्लेक्शन होता है साउंड वेव का सरफेस से बैक आता है। जैसे कि हम लोग देखे होंगे जब कभी डीजे बजता है या फिर कुछ बजता है, तो हम देखते हैं क्या एक बज किसी और साइड से रहा है, लेकिन वो सुनाई कहीं और से भी देता है कुछ देर बाद। तो उसी को हम इको कहते हैं, जब साउंड एक जगह से दूसरी जगह रिफ्लेक्ट करता है। टोटल डिस्टेंस ट्रेवल करता है साउंड जो होता है, प्रोसेस इको करता है 2D होता है, वो होता है टाइम टेकन। तो इसका यहाँ पे दिया हुआ है D=2D/v। तो इससे उतना क्वेश्चन आएगा नहीं, क्योंकि ये कुछ खास नहीं, इसमें सब न्यूमेरिकल बेस्ड है, सिर्फ इको का डेफिनेशन याद रखना है। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या है, जैसा कि मैकेनिकल वेव देखें उसमें होता था क्या, एक मीडियम का जरूरी होता था प्रोपोगेट का, लेकिन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो होता है उसमें कोई भी मीडियम का प्रोपोगेशन के लिए ज़रूरी नहीं पड़ता है। मीडियम का कोई ज़रूरी नहीं पड़ता है, वो बिना मीडियम का भी प्रोपोगेट कर सकता है। इतना ही था हमारा इस टॉपिक में।